तो ये देखें आपको ये 7 पेपर्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। अब जो मेरा तरीक़ेकार है तैयारी करवाने का वो इस तरह से है कि एक तो ये कि आपका लॉ रेगुलेट होता जाएगा, जैसे जैसे दिन आपके बढ़ेंगे ना उसमें मैं आपकी इंग्लिश की तैयारी भी शुरू करवा दूंगी, मैं आपका जनरल नॉलेज भी स्टार्ट करवा दूंगी और उर्दू की तैयारी भी करवाऊंगी। ठीक है, तो कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स हैं जो कि आपको लेनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको अभी इस लेक्चर के बाद ब्रीफ करूंगी। अच्छा, बाकी इसको कंप्लीट करने का तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले ना मैं पेपर नंबर 4 जो कि जनरल लॉ है, ठीक है, उसको कंप्लीट करवाऊंगी। फिर उसके साथ क्रिमिनल लॉ का जो पेपर है उसकी तैयारी करवाऊंगी। फिर सिविल लॉ 1 एक हफ्ता लगेगा इसकी तैयारी करने के बाद, सबसे आखिर में हम पेपर नंबर 2 इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें ना तो जो सप्ली रेट होता है वो सिविल लॉ 2 में होता है, या आजकल वैसे जनरल नॉलेज में भी सप्ली आने लगी है। तो हमने किसी एक पेपर को प्रिविलेज नहीं देनी, हमने ओवरऑल तैयारी को देखना है। आप रोजीना मेरी फॉलो कर रहे हैं ना बात को? मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट आपको बता रही थी कि किस तरह से हम तैयारी पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम वॉल्यूम 3 का आगाज करेंगे, जो कि आपका जो जनरल लॉ का पेपर है उसमें एक पोर्शन है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उसके मैं आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, और उसकी हम डिस्कशन के थ्रू इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम चैप्टर 1 का आगाज करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि क्रिमिनल केसेस में ट्रायल का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए जनरल देखते हैं। उसमें पैराग्राफ 1 आपको ये बताता है कि कोर्ट आवर्स क्या होंगी और प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी। तो कोर्ट आवर्स के हवाले से जिस तरह से हाई कोर्ट वक्तन फोक्तन प्रिस्क्राइब करेगी ऑर्डर्स के जरिए, उसके मुताबिक कोर्ट आवर्स को डायरेक्ट किया जाएगा। और कोर्ट आवर्स के लिए ये भी बताया जाएगा कि किन जगहों पर बैठकर अदालत अपने ट्रायल की कॉग्निजेंस लेगी। ठीक है, अगर जैसे कि ऑन टूर केस कॉल हो जाता है, मतलब अचानक एक केस कॉल हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले पार्टीज को नोटिस सर्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोविजन है ऐसे केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होती जो माइनर एक्ट्स के तहत आते हैं, मतलब जैसे होता है ना ऑन स्पॉट कोई ट्रायल कंडक्ट हुआ है उस पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में हमने ये सीखा कि कोर्ट आवर्स के हवाले से, प्लेस ऑफ सिटिंग के हवाले से जैसे हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब करेगी उसके मुताबिक ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमने उसके मुख्तसर सा पैराग्राफ 1 का जायजा ले लिया। अब लिखने का तरीकाकार ये है कि अगर आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि कोर्ट आवर्स प्लेस और सेटिंग के बारे में बताएं, तो आप रेफरेंस लिखेंगे कि रेफरेंस चैप्टर 1 पार्ट ए पैराग्राफ 1 से ये लिया गया, और जस्ट आपने यही मेंशन करना है, इसमें आपको कोई कमेंट्री लिखने की जरूरत नहीं है। ना ही ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिक्वायर्ड होता है कि जो ज्यादा सफ़े भरेगा उसके ज्यादा मार्क्स होंगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आज हम जो जनरल लॉ का जो पेपर है ना पेपर नंबर 4, उसमें से हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 में से मैंने चैप्टर 1 अभी स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो पैराग्राफ 1 में हम ये देख रहे थे कि कोर्ट आवर्स और प्लेस ऑफ सिटिंग के बारे में क्या बताया गया है। पैराग्राफ 2 में ये बताया गया कि जब भी कोई ऑर्डिनरी पिटीशन आती है तो उसको किस तरह से आप उस प्रोसीजर को रेगुलेट करेंगे। तो पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि एज ऑफिशियली प्रोसीडिंग कंडक्ट होने से पहले 1 घंटा पहले क्या होता है कि जो वरांदा होता है ना, कॉरिडोर होता है, उसमें एक बॉक्स लगा दिया जाता है जो कि 1 घंटा पहले प्रोसीडिंग शुरू करने से कबल जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, फिर सारी पिटीशंस उसके सामने प्रेजेंट की जाती हैं और वो उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं ना अपना इनिशियल देते हैं। इनिशियल से मुराद ये है कि अप्रूवल में जो सिग्नेचर दिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके हवाले से फिर जो ज़रूरी कैफियत होती है, मतलब जैसे कि एक पिटीशन मेरे पास आई है, ठीक है, उसके साथ क्या कुछ लगा हुआ है, तो उसके हवाले से जो तफसीलात हैं मैं कैफियत उसके हवाले से उसके ऊपर अंदराज कर दूंगी। ठीक हो गया, और 1 घंटे के बाद जब प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होनी है उसके बाद कोई पिटीशन रिसीव नहीं की जाएगी। सबको मेरी आवाज आ रही है? कोई जी मैम। चलें ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जैसे मुतफरक दरख्वास्तें आती हैं जिन पे फौरी तौर पे अगर अदालत ऑर्डर नहीं देती, तो उसके हवाले से क्या होता है कि अदालत के कमरे के बाहर एक लिस्ट फहरिस्त लगा दी जाती है जिसमें डेट स्पेसिफाई कर दी जाती है कि इस पिटीशन को कब डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक हो गया, और अगर कोई अर्जेंट पिटीशंस आती हैं तो इस हवाले से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा पैराग्राफ 2 में ये बताया गया है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में
उसकी इजाजत के बगैर कोई भी मिनिस्टेरियल स्टाफ में से बंदा पिटीशन रिसीव नहीं कर सकता जब तक कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर ना दे दे। हाँ, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अगर छुट्टी पर है या ऑन ड्यूटी कोई और मैजिस्ट्रेट है तो आप उसकी गैर मौजूदगी में पिटीशन रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो भी ऑर्डर्स पास होंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर ऑन ड्यूटी जो मैजिस्ट्रेट होगा वो पास करेगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट होगा वो किसी और मैजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकता है ताकि कंप्लेंट्स और पिटीशंस को वसूल किया जा सके। ठीक हो गया। उसके बाद पैराग्राफ 2 में लास्ट बात यह है कि अगर जैसे आपको किसी रिकॉर्ड की इंस्पेक्शन करनी है उस हवाले से आप इन पर्सन खुद भी मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने ऊपर से क्या पढ़ा था, कोर्ट आवर्स, प्लेस ऑफ सिटिंग पढ़ा। पैराग्राफ 2 में पढ़ा कि जब कोई पिटीशन रिसीव होती है तो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 इंपॉर्टेंट है जिसमें स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रायोरिटी ये होगी कि जब भी कोई क्रिमिनल केस आता है या कोई पिटीशन रिसीव होती है तो डे टू डे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट की जाएंगी जहां तक मुमकिन हो सके, और ड्यूली विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और शॉर्ट एडजर्नमेंट्स भी अलाउड हैं। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4A इंपॉर्टेंट है जिसमें यह बताया गया है कि ये कोई अप्रोप्रिएट ग्राउंड नहीं है कि मुल्जम गिरफ्तार नहीं हुआ लिहाजा प्रोसीडिंग्स को मुलतवी कर दिया जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपकी मालूमात के लिए सेक्शन 344 में ना दो चीजों का जिक्र किया गया। एक है साइंड एंड एडजर्न। साइंड एंड एडजर्न का मतलब होता है कि किसी भी वजूहात की बना पर प्रोसीडिंग्स को गैर मुआयना मुद्दत के लिए रुकवाया जा सकता है। ठीक है। उसके लिए आप सेक्शन 344 ऑफ सीआरपीसी की दरख्वास्त देते हैं। या फिर ये भी कहा जाता है कि अगर आपने जुडिशियल रिमांड लेना है, कि आप चाहते हैं कि मुल्जम को जेल भेज दिया जाए बजाय इसके पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाए, तब भी सेक्शन 344 के तहत जुडिशियल रिमांड दिया जाता है। ठीक है। इसको हम सेपरेटली सेक्शन 344 को पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 7 में यह बताया गया है कि क्लोजिंग आवर से पहले कोई केस अगर टेकअप करना हो तो वो टेकअप कर सकते हैं और टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो पार्ट ए जो आपका जनरल है उसमें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर इसमें से मैंने छोड़े हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी आपको ये बताता है कि प्रोसीडिंग्स की इनिशिएशन, उसके आगाज के हवाले से क्या प्रोसीजर है। पैराग्राफ 2 में ये कहा गया है कि एविडेंस लेने से पहले ना लाजमी तौर पर मैजिस्ट्रेट मुल्जिम से पूछेगा कि अगर उसको एतराज है कि यहाँ पर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट ना की जाए तो प्रोसीडिंग्स को ट्रांसफर भी किया जा सकता है। पैराग्राफ 2। ठीक है, पार्ट बी का। पैराग्राफ 3 में ये कहा गया है कि कंप्लेंट्स को जब कोई कंप्लेंट वसूल होती है तो उसके साथ कैसे डील किया जाएगा। लेकिन जब आप कंप्लेंट लाते हैं तो वो रिटन फॉर्म में होगी और ऑफिस आवर्स में रिसीव की जाएगी। ठीक है। फिर जब कंप्लेंट आप प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर एंडोर्समेंट दी जाती है कि किस तारीख को प्रेजेंट किया गया है, किसके सामने प्रेजेंट किया गया। ठीक है। और अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में नहीं है तो फिर डायरेक्ट किया जाता है कि आप प्रॉपर फॉर्म के पास जाएं जहां पर आपको कंप्लेंट सबमिट करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ 4 में बताया गया कि